दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 22 दिसंबर 2020 की अर्थात आज की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट नंबर 68 अर्थात 68 है और इस पे यूरोप में राष्ट्रवाद के संबंध में पुनरावृत्ति कार्य दिया गया है। अर्थात पहले जब हम इस अध्याय को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके ऊपर जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उन प्रश्न उत्तरों को इस वर्कशीट के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं और किस तरीके से हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला सवाल दोस्तों यह है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो दोस्तों 1815 ईस्वी में वियना की एक संधि हुई थी जिसके अंतर्गत नेपोलियन ने जो सुधार किए थे फ्रांस में उन सबको खत्म कर देना उसका मकसद था। तो इसका जवाब वियना की संधि थी जो 1815 में की गई थी। दूसरा सवाल जो है वह यह है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जिसका ये मानना था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे उसका अर्थ मतलब यह था कि यदि कोई घटना फ्रांस में घटती है तो उसका बाकी यूरोप में घटना अवश्यंभावी है, क्योंकि फ्रांस को यूरोप की राजधानी माना जाता था और आसपास के देशों के सभी जो राजा थे वो सब खुद ही फ्रांस की नकल किया करते थे। अर्थात जो घटना फ्रांस में घटती थी उन सारी घटनाओं का आसपास के यूरोपीय देशों में घटना आवश्यक माना जाता था, अवश्यंभावी माना जाता था। इसी आधार पर मेटरनिक का यह मानना था। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है वह यह है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि थी जिसके द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद चौथा जो सवाल है वह सत्य या असत्य पहचानना है। दोस्तों जो सवाल है वह यह है कि गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। दोस्तों ये सत्य है, क्योंकि दक्षिणी इटली में गैरीबाल्डी ने एक सेना तैयार की थी। खुफिया संगठन था जो उसके सदस्यों को लाल सेना या रेड जो ड्रेस था उस नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जो पहला इसका सवाल है संकल्पना वह सा 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, और इसका जो कारण है वह क्या है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। अब इसके जो विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। ए संकल्पना सा व कारण का दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, और संकल्पना बी जो विकल्प बी है वह संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है किंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता, और सी संकल्पना सा सही है एवं कारण का गलत है। डी संकल्पना सा गलत है परंतु कारण का सही है। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प बी है कि संकल्पना सा एवं कारण दोनों सही हैं किंतु कारण जो है वह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में जो क्रांतियां हुई थी उसके परिणाम स्वरूप लोगों जो अलग अलग देश उभर कर आ रहे थे और उनमें राष्ट्रवादी संकल्पना थी, लेकिन जिस तरीके की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सेनाएं दूसरे देशों में जाकर राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबल बनाने लगी थी उससे लोगों का मोह भंग हो चुका था और वो लोग फ्रांसीसी सेनाओं के आगमन का पहले स्वागत करते थे लेकिन बाद में उसका विरोध करने लगे थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प बी है, जिसको हम सही विकल्प मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सवाल नंबर 6 जो है वह निम्नलिखित शब्दों को सही करके लिखिए। काबूल को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है। जो काबूल था दोस्तों वह इटली से संबंधित था और इटली की स्वतंत्रता के लिए एकीकरण के लिए जो भूमिका जर्मनी में बिस्मार्क ने निभाई थी वही इटली में काबूल ने निभाई थी। तो इस प्रकार जो काबूल था वो जर्मनी से संबंधित ना होकर इटली से संबंधित था। अतः हमें यह लिखना होगा कि काबूल को
इटली का बिस्मार्क समझा जाता था। अब इसके बाद दोस्तों सही मिलान को पहचानना है। सवाल नंबर 7 है ये, ए बिस्मार्क और इटली, बी मैसिनी जर्मनी, सी काबुल ब्रिटेन या डी मैटरनिक ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों जो विकल्प डी है ऑस्ट्रिया का मैटरनिक जो चांसलर था वह विकल्प सही है, क्योंकि जो मैटरनिक था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका मानना था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब दोस्तों सवाल नंबर 8 है, जिसमें हमें पूछा गया है एक सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। अर्थात जो कथन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है उसे हमें पहचानना है। ज्यूसेपे मैस्सिनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की, यह सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री काबुल ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, यह भी सही है। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया, यह भी सही है। ऑटो बर्न बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, न कि इटली के एकीकरण में। इस प्रकार इस सवाल का विकल्प डी सही जवाब है। दोस्तों अगला जो सवाल है वह है एक चित्र है और हमें चित्र की पहचान करनी है। जो यह चित्र है यह जर्मेनिया का चित्र है। इसे 1848 में चित्रकार फिलिप वेट ने बनाया था और जर्मनी के एकीकरण के बाद जो वहाँ पर संसद की स्थापना की जानी थी, निर्माण किया जाना था, वहाँ पर इस चित्र की स्थापना की जानी थी, इसलिए फिलिप वेट को इस चित्र को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और दोस्तों लास्ट जो सवाल है 10वां, वह खाली स्थान की पूर्ति करने से संबंधित है। डैश ने जर्मनी के इटलीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। दोस्तों बिस्मार्क ऐसा व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। इस प्रकार इस खाली स्थान में आप बिस्मार्क भरेंगे। तो दोस्तों यह थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही कोविड को हराने के लिए लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें। और अगली वीडियो तक अपने आप को स्वस्थ रखें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।